A very good evening to all of you. I hope all of you are getting the voice. Yes. बेटा सबको आवाज़ आ रही है? वेरी गुड. एसवी वालों के एग्जाम्स खत्म हो गए क्या अब? एसवी वालों के पेपर खत्म हो गए? चल रहे हैं अभी. चलो ठीक है. तो सुबह की क्लास में हमने बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस किया था. जो लोग मॉर्निंग सेशन में आए थे, तो मॉर्निंग सेशन में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा कवर किया था. और अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे. एक बार मैं सिंपल माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि सुबह हमने क्या किया था. ठीक है? यस और नो? सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आपको अच्छे से पता है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप बड़े सिंपल तरीके से समझ जाओ. सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट अगर हमें पता है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम बड़े इजीली समझ जाएंगे. तो सुबह हमने डिस्कस कर लिया था, काफ़ी डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था. राइट? जो लोग मॉर्निंग की क्लास में आए थे उन्होंने अटेंड किया था. अच्छा, टुमारो इज़ योर लास्ट पेपर एसवीवी स्टूडेंट्स. ठीक है, तो कल के बाद आपको भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लास करना है. कल आप लोग पेपर दे लो और परसों से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस आपको करने हैं. ठीक है? चलो. तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो इमेज को मैग्नीफाई करके हमें दिखाती है. किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को मैग्नीफाई करके हमें दिखाती है. ठीक है? जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था, इसका हाइट h है. ठीक है? और सपोज करो इसका विजुअल एंगल जो बन रहा है थीटा नॉट बन रहा है. जब आप नेकेड आइज से देख रहे हो, दिस इज योर विजुअल एंगल विच इज थीटा नॉट. ठीक है? एंड दिस डिस्टेंस इज योर d, विच इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है? तो बिना ऑप्टिकल डिवाइस के जब हम देखते हैं तब आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होता था? tan थीटा नॉट विच इज इक्वल टू h अपॉन d. दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन विदाउट एनी ऑप्टिकल डिवाइस. राइट? और हम सबको पता है कि थीटा नॉट अगर छोटा है तो मैं tan थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ. तो दिस विल बी योर एंगुलर मैग्निफिकेशन विदाउट एनी ऑप्टिकल डिवाइस. अब जैसे ही हमने किसी ऑप्टिकल डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव इंट्रोड्यूस वन कन्वर्जिंग लेंस और यू कैन से द कॉन्वेक्स लेंस, देन इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of this converging lens, then you can see that the image is magnified. ठीक है? सपोज करो मैंने ऑब्जेक्ट को इस कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पे रखा है. लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द फोकस ऑफ दिस कन्वर्जिंग लेंस. राइट? तो इसका इमेज बेटा देखो कहाँ पे बनेगा. इसका इमेज हमें देखो इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा. अगर हमें थोड़ा सा भी नॉलेज है रे डायग्राम का, तो हम यहाँ से रे डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे. जो पैरेलल रे होगी वो कहाँ से पास करेगी? सेकेंडरी फोकस से. यस? और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो एकदम स्ट्रेट चली जाएगी पैरेलल. ठीक है? तो यहाँ पे कहीं हमें इमेज बनती हुई दिखाई देगी इन्फिनिटी पे. ठीक है? तो आपको एकदम मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी. जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको एकदम मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी.
और इसी ऑप्टिकल डिवाइस को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसी ऑप्टिकल डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब जब हम किसी ऑप्टिकल डिवाइस की हेल्प से सेम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें उसकी बहुत ही इम्प्रूव क्वालिटी की इमेज दिखाई देती। ठीक है, अब इसके लिए आपका मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, देखो, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो ये डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ के बराबर होगा, ये हाइट इसकी h है। सपोज करो इसका विजुअल एंगल है थीटा के बराबर, सो यू कैन राइट हियर tan थीटा विच इज इक्वल टू h अपॉन f। ठीक है, थीटा इज स्मॉल, यू कैन रिप्लेस tan थीटा विथ थीटा इज इक्वल टू h बाय f। नाउ व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, ये तो हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन दोनों केस में कैलकुलेट किया। दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन विदाउट एनी ऑप्टिकल डिवाइस, विदाउट ऑप्टिकल डिवाइस। दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन विद ऑप्टिकल डिवाइस, राइट। तो जब हम दोनों का रेशियो लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से, सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से मैग्निफिकेशन में क्या चेंज आया। इफ आई टेक द रेशियो then I will get to know the power of this magnifying power of this optical device, or you can say simple microscope। तो जब आप इसका रेशियो लेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, इसका रेशियो लोगे तो क्या मिलेगा, थीटा इज योर h by f अपॉन h by d, so you will get d by f। ठीक है, ये आपको उस केस में मिलेगा जब आपका एडजस्टमेंट नॉर्मल होगा। ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट वी प्लेस अवर ऑब्जेक्ट एट द फोकस। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार हम अपना ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रखें। हो सकता है हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें। ठीक है, तो उस केस में हमारा एडजस्टमेंट नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट तब कहा जाता है जब हमारा ऑब्जेक्ट बेटा फोकस पे रखा गया हो, और जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे नहीं रखा गया होता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में कहीं रखा गया होता है। जैसे कि इस तरह से देखो, सपोज करो ये मेरा लेंस है, बड़े ध्यान से देखो, सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन ये आपको आगे बहुत काम आएंगे। जब हम कभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब सपोज करो ये मेरा ऑप्टिकल डिवाइस है, दिस इज माई कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। नाउ आई हैव केप्ट माई ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। पहले मैंने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, फोकस पे रखा था। ठीक है, अब मैंने फोकस पे नहीं रखा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखा है, लेकिन हाइट अभी भी मेरे ऑब्जेक्ट की सेम है, हाइट में मैंने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो जल्दी से रे डायग्राम इसका बनाओ। जो रे पैरेलल पास होगी वो सेकेंडरी फोकस से पास होगी, दिस इज योर प्राइमरी फोकस, दिस इज योर सेकेंडरी फोकस। तो सेकेंडरी फोकस से हमारी रे ये पास हो जाएगी। ठीक है, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो एकदम स्ट्रेट चली जाएगी। तो इसका जब इंटरसेक्शन करवाओगे तो ये पीछे कहीं इंटरसेक्ट होगी और यहाँ पे कहीं इसकी हमें इमेज बनती हुई दिखाई देगी। यस, जब आप इसका इंटरसेक्शन कराओगे तो आपको इस तरह की कोई इमेज मिलेगी। अब ये जो इमेज आपकी बनी है, इसका जो डिस्टेंस होगा लेंस से, क्योंकि जनरली हमारी जो इमेज हम देखते हैं उसका डिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए इमेज, कैपिटल डी के बराबर, विच इज़ योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जनरली हमारा जो डिस्टेंस होता है इमेज का मिनिमम इतना होना चाहिए, डी के बराबर। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस हमारा किसके बराबर होना चाहिए, डी के बराबर। यस, इतना तो हम सबको पता है, हम तो जीनियस बन गए बेटा इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हमें थीटा डैश का वैल्यू निकालना है तो बड़े ध्यान से देखो, इस केस में आपका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा विच इज़ योर थीटा डैश, वो किसके बराबर होगा। सो यू विल राइट tan थीटा डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज योर हाइट एंड दिस डिस्टेंस इज लेट्स से u नॉट, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज u नॉट। सो tan थीटा डैश आपका किसके बराबर हो जाएगा, h अपॉन, if theta is very small you can replace tan theta dash with theta dash। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है कि नहीं। यस, तो ये हमारा एंगुलर
मैग्निफिकेशन हो गया। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? सो मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन विद ऑप्टिकल डिवाइस अपॉन एंगुलर मैग्निफिकेशन विदाउट ऑप्टिकल डिवाइस। इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन विद ऑप्टिकल डिवाइस। जब हमने ऑप्टिकल डिवाइस को लगाया तब हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना था, और जब हमने ऑप्टिकल डिवाइस को नहीं लगाया तब हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना था। इसके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे, थीटा डैश का वैल्यू कितना है? एच अपॉन यू नॉट, और थीटा नॉट का वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके। देखो थीटा नॉट मीन्स योर एंगल विदाउट एनी ऑप्टिकल डिवाइस विच इज एच अपॉन डी। थीटा नॉट का वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज एच अपॉन डी। सो आई विल सिंपली सब्स्टिट्यूट हियर एच अपॉन यू नॉट अपॉन एच अपॉन डी, so you will get d upon u naught. This will be your magnification, magnifying power. ठीक है, अब हम ध्यान से देखें तो d upon u naught का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने लेंस के बारे में काफ़ी जानकारी है और हम सबको लेंस फार्मूला काफ़ी अच्छे से अप्लाई करना आता है। तो मैंने यहाँ पे बेटा लेंस फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे लेंस लगाया हुआ है। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, फोकल लेंथ मुझे पता है, एफ के टर्म में ही लिखूंगा। देखो इमेज कहाँ पे बन रही है? इमेज बन रही है डी डिस्टेंस पे, मिनिमम डिस्टेंस इज डी। आई विल राइट विथ अप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशन बिकॉज इट इज इन लेफ्ट साइड, सो आई विल पुट नेगेटिव साइन, एंड distance of object is also in the left side direction, so you will put with the proper sign convention. तो यहाँ से आपको 1 अपॉन एफ का वैल्यू कितना मिल जाएगा बेटा? माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू नॉट। अब अगर ध्यान से हम इस इक्वेशन को देखें तो हमें तो वैल्यू चाहिए था, हमें किसका वैल्यू चाहिए? डी अपॉन यू नॉट का। ठीक है, तो इस इक्वेशन से डी अपॉन यू नॉट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? देखो d अपॉन एफ इज इक्वल टू -1 प्लस डी अपॉन यू नॉट। तो यहाँ से d अपॉन यू नॉट का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ, एंड दिस विल बी इक्वल टू योर मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा किसके बराबर हो गया? d अपॉन यू नॉट के बराबर, विच इज़ 1 प्लस डी बाई एफ। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? सो इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा तो उस केस में हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? d बाई एफ। यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली हैं कि जब हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हमारा पावर क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर इज d by f. If there is no normal adjustment, then our magnifying power will be 1 plus d by f. But in both the cases, the magnifying power is dependent on the focal length because d is a constant, right? तो focal length जितना आपका छोटा होगा उतना ज़्यादा हमारा मैग्नीफाइंग पावर होगा, जितना ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगा उतना क्लैरिटी हमें दिखाई देगा, उतनी बढ़िया से हमें इमेज दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन लिमिटेशन है फोकल लेंथ पे, हम एक लिमिट से ज़्यादा इस फोकल लेंथ को कम नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वजह से फिर एरर्स आने लगते हैं, मतलब इमेज में बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ अगर हम कम कर देते हैं तो उसकी इमेज में कुछ डिफेक्ट्स आने लगते हैं, और उसी डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं एब्रेशंस। इसलिए हम एक लिमिट से ज़्यादा इसकी फोकल लेंथ को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो मैग्नीफाइंग पावर यही सिंपल माइक्रोस्कोप का मैं कहूँगा लिमिटेशन है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम मैग्नीफिकेशन एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना होता है। ठीक है, कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों पढ़ाते हो? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में आप एक लिमिट से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फोकल लेंथ को कम करने जाओगे तो डिफेक्ट्स आएंगे जिनको हम बोलते हैं एब्रेशंस।
क्या मेरी बात समझ आई? यहाँ तक हमने मॉर्निंग क्लास में डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको क्विकली एक बार रिवाइज करा दिया फटाफट, ताकि आपके दिमाग में आ जाए। यस, चलो अब हम स्टार्ट करने वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सिंपल माइक्रोस्कोप पे अगर आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी में भी आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के एग्जाम्पल्स ही दे रखे हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो बनती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बनती है, बट उसके लिए हमें सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। चलो अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना पड़ा। और इस माइक्रोस्कोप में हमने एक लेंस की जगह 2 लेंस का यूज़ किया। ठीक है, एक लेंस की जगह कितनी लेंस का यूज़ किया? 2 कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ किया, जिसमें एक को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दूसरी कन्वर्जिंग लेंस को बोलते हैं आईपीस। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ तो करना था ना। अब मैग्निफिकेशन नहीं बढ़ रहा है, कोई चीज़ आपकी मान लो नहीं इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या करोगे? अगर आपका एक चॉकलेट से मन नहीं भरता है तो आप 2 खा लेते हो, 2 से मन नहीं भरता है तो 3 खा लेते हो, है ना। अपनी भूख को शांत करने के लिए आप क्या करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करते हो। तो वैसे ही सिंपल माइक्रोस्कोप से मन नहीं भर रहा था तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ जाना पड़ा। क्या बात को समझ पा रहे हो आप? है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप से मन नहीं भरा तो हम कहाँ पहुँच गए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ पहुँच गए। अब जैसे ही आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया तो इसने अपना जादू चला दिया। अब जादू कैसे चलाया देखो, सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, लेट्स से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया एट अ डिस्टेंस ऑफ u फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब हमें रे डायग्राम तो ड्रॉ करना आता ही है। जो रे पैरेलल पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इस तरह से कन्वर्ज हो जाती है, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो सीधी सीधी पास हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं हमारी इमेज बनेगी जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, राइट। सपोज अवर ऑब्जेक्ट इज AB, then image will be A dash B dash। ये हमारी इमेज बनी, दिस इज अवर ऑप्टिकल सेंटर। यस, अब ये जो इमेज बनी है पहली लेंस से जब ऑब्जेक्ट की रेस पास हुई तो ये जो इमेज बनी है, अब ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, किसके लिए? आईपीस के लिए, है ना। दूसरी जो हमने कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे लगाई है, इस लेंस के लिए आपका ये वाला इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, है ना। इसके लिए आपका ये वाला जो इमेज है, जो फर्स्ट लेंस के लिए इमेज है, वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आईपीस इज UE, है ना। तो इमेज कैसे बनेगी देखो, अब यहाँ से जो पैरेलल रे पास होगी इस तरह से कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी एकदम स्ट्रेट चली जाएगी। यस, जो हम इसको एक्सटेंड करेंगे बेटा, इसको पीछे कहीं एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं इमेज बनती हुई हमें दिखाई देगी, ठीक है। जब आप इसको एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ, यहाँ पे कहीं इमेज बनती हुई हमें, इतनी बड़ी इमेज बनती हुई दिखाई देगी। बात समझ पा रहे हो आप? ये हमारी जो फाइनल इमेज होगी A डबल डैश B डबल डैश, और यहाँ पे आप अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि ये आई पीस है, आप अपनी आंखों को यहाँ पे रखोगे, यहाँ से जब आप ऑब्जर्व करोगे आपको ये वाली इमेज दिखाई देगी।
ये आपकी फाइनल इमेज होगी। अब आप खुद ही देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम खाली एक ही ऑब्जेक्टिव लेंस को रखते थे, एक ही कन्वर्जिंग लेंस को रखते थे, तो हमारी इमेज इतनी मैग्नीफाई होती थी। इसने हमारी इमेज को और ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया, क्योंकि दो लेंस हमने कंबाइन करे। तो दो लेंस की हेल्प से हमारा मैग्निफिकेशन एक तो इंक्रीज हो गया। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो सिंपल माइक्रोस्कोप का लिमिटेशन था, उसको हमने ओवरकम किया विद द हेल्प ऑफ टू ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या ये बात आपको समझ आई? दो ऑब्जेक्टिव लेंस को हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप का लिमिटेशन था, सबसे पहले तो हमने उसको ओवरकम कर लिया, क्योंकि हमारा मैग्निफिकेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन हमारा और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो अब हम टोटल मैग्निफिकेशन की बात करें तो टोटल हमारी इमेज में कितना मैग्निफिकेशन हुआ अगर मुझे निकालना है ना, टोटल हमारी इमेज में कितना मैग्निफिकेशन हुआ, हम लेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो, पहले हमारा ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ था, है ना, इसके लिए इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे है और इमेज हमारी जो बन रही है इस लेंस से v डिस्टेंस पे बन रही है यहाँ पे। तो विल अप्लाई द लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब यहाँ पे जो u है बेटा, देखो ये u को साइन कन्वेंशन के साथ पुट करोगे तो हो जाएगा -u। ठीक है, राइट। और जो फोकल लेंथ है हमारी वो पॉजिटिव है, कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव है। और फोकल लेंथ किसकी लोगे? ऑब्जेक्टिव की लोगे, आईपीस की नहीं लोगे, क्योंकि ये फोकल लेंथ किसकी लोगे यहाँ पे आप? ऑब्जेक्टिव की लोगे। ये हमारी आईपीस है, दोनों का लेंस अलग अलग है ना, तो दोनों की फोकल लेंथ भी अलग अलग हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/FO, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो 1/FO इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-u। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ देखो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ से हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें v की वैल्यू कितनी मिलेगी? UFO अपॉन u माइनस FO। ठीक है, UFO अपॉन u माइनस। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होगा? ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस हमने यूज़ करी है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा दैट विल बी मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू -v/u। v की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, माइनस ऑफ UFO अपॉन u माइनस FO इंटू u। तो u से u कैंसिल हो गया। दिस विल बी द मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब जो हमारा इमेज बना है अभी, ये इमेज दूसरी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब हम आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन निकालेंगे कि आईपीस ने कितना मैग्निफिकेशन किया। ठीक है, तो आईपीस के लिए अगर मैं बात करूं तो आईपीस के लिए हमने जो हमारा ये वाला जो इंटरमीडिएट इमेज है, फाइनल इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे को दो इमेज मिल रही है ना। पहले तो ये वाले लेंस से जो इमेज प्रोड्यूस हुई ये वाली, और फाइनल इमेज हमारी ये वाली है। तो ये जो इंटरमीडिएट इमेज है हमारी, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में गई। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में गई है, और इसकी वजह से जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी वजह से जो हमें मैग्निफिकेशन मिलेगा ये हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते थे और हमारा ये वाला केस है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो मैग्निफिकेशन कितना होता था? 1+d/f। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो बिल्कुल यही केस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे नहीं है। फोकस पे होता तो वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में आ जाता, तब हमारा मैग्निफिकेशन d/f होता। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं है। आप देख सकते हो
ये जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही है ये फोकस पे नहीं आ रही है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं। तो आईपीस के द्वारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, आईपीस के द्वारा जो मैग्निफिकेशन क्या होगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैग्निफिकेशन बाय आईपीस विच इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ टोटल मैग्निफिकेशन आपका कितना हो जाएगा, तो देखो पहले हमारा ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन एमओ हुआ, फिर उसको हमने और मैग्नीफाइड किया, तो हमारा नेट मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, पहले तो हमारी देखो ऑब्जेक्ट जो था, अगर आप ध्यान से इसको समझे हो, ऑब्जेक्ट जो हमारा था उसको पहला मैग्नीफाई किसने किया, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस ने मैग्नीफाई किया तो उसका साइज क्या हो गया, ए डैश बी डैश। फिर आईपीस ने उसको और ज़्यादा मैग्नीफाइड किया तो उसका साइज क्या हो गया, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डबल मैग्निफिकेशन हुआ है, मतलब 2 बार मैग्नीफाइड हुई हमारी इमेज। तो नेट मैग्निफिकेशन जो हमारा होगा, मैग्निफिकेशन का नेट पावर जो होगा किसके बराबर होगा, एमओ इंटू एम ई। एमओ का वैल्यू हमें पता है, अभी अभी हमने निकाला, विच इज माइनस वी बाई यू, एंड एम ई का वैल्यू कितना है, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। दिस इज योर नेट मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। गेटिंग इट? नहीं समझ आया? चलो फिर से समझाता हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कहानी खत्म हो गई, उसके बाद नहीं समझ आया तो फिर से सुनो। कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया ये बताओ पहले, या सारा बताऊं फिर से? कुछ भी नहीं समझ आया? कुछ भी नहीं समझ आया? अरे बाप रे बाप, ओहो हो। देखो फिर से हम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, चलो आ जाओ। किसी को नहीं समझ आया? यस, या खाली एक ही जन को नहीं समझ आया? मितेश, शिवानी, ध्रुव, कुश, नंदिनी, वंश, नील, बाकी बच्चे तो रिप्लाई नहीं दे रहे, लगता है किसी को नहीं समझ आया। अच्छा आ गया, नहीं समझ आया। आदित्य सिंह को भी नहीं आया। चलो फिर से समझते हैं, फिर से आ जाओ। अच्छा जिनको नहीं आया एक बार देख लो भाई, एक बार फिर से सुन लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आ जाओ। देखो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है ना, हमारे पास 2 तरह के लेंस होते हैं। वन इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, वन इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अनदर इज योर आई पीस। 2 लेंस हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा इमेज ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाई हो सके। तो सपोज करो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा h हाइट का, ठीक है। अब हमें रे डायग्राम तो ड्रॉ करना आता है ना, जो रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो कन्वर्ज हो जाती है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी पास हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो गई, तो यहाँ पे हमें पहली इमेज मिली इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए बी। नाउ दिस इमेज विल बी ट्रीटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस, है ना। ये जो इमेज बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस से फॉर्म हुई है, ये किसका काम करेगी? ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी आई पीस वाली लेंस के लिए, दूसरी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो हमने मान लिया कि ये जो इमेज फॉर्म हो रही है ए डैश बी डैश, इसका डिस्टेंस आई पीस से है यू ई के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ से भी हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया, ये पहली रे हमने पास करी और ये जैसे यहाँ पे पहुँची ये कन्वर्ज हो गई कन्वर्जिंग लेंस से, और दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट पास कर दी, ठीक है। दूसरी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट पास हो गई। तो जब हम इन दोनों रेस को हमने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, तो यहाँ पे कहीं जाके ये दोनों रेस इंटरसेक्ट हुई। तो आप देखो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है ये हमें फाइनल इमेज मिली है, और फाइनल इमेज देखो हमारी कितनी मैग्नीफाइड है। हमारा यही तो काम था
हमारा काम यही था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज दिखाई दे, और वो हमने पूरा किया किसकी हेल्प से, आईपीस की हेल्प से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी इमेज हमें देखनी थी, तो बड़ी इमेज देखने के लिए हमने वहाँ पे आईपीस लगा दिया, और आईपीस से हमें वो इमेज बहुत ही मैग्नीफाइड होके दिखाई, तो हमारा एम फुलफिल हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सारे कैलकुलेशंस किए। पहले हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाया। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर मैं बात करूं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है सपोज करो FO, और आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है, FE। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है, FO, और आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है, FE। ये क्या बोल रहे हैं बेटा, आ गया है, आदित्य काले तो लीदे लोज ने। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं बेटा, ज़्यादा कमेंट्री नहीं करो, अब फिर से समझा रहा हूँ तो समझ लो इसको, अब वापस नहीं समझाऊंगा तीसरी बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमें v की वैल्यू पता चल गई, मतलब हमें इमेज का डिस्टेंस पता चल गया। यहाँ से हमें v की वैल्यू पता चल गई। अब v की वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमें मैग्नीफिकेशन निकालना था ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो हमें पता है लेंस के लिए जो आपका मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या होता है, लेंस का मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, +v/u, बट u हमारा नेगेटिव है। यहाँ पे देखो u हमारा नेगेटिव है, तो हम साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -v/u। ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जैसे ही हमें मैग्नीफिकेशन मिला, तो हमने v की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करी इस इक्वेशन में, तो हमें मैग्नीफिकेशन फोकल लेंथ और u के टर्म्स में मिल गया, -FO/u - FO। अब हमको मैग्नीफिकेशन निकालना था आईपीस का, क्योंकि हमारी इमेज 2 बार मैग्नीफाइड हुई है ना, तो ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन तो हमने निकाल दिया, अब हम आईपीस का मैग्नीफिकेशन निकालें। तो आईपीस के मैग्नीफिकेशन को मैंने प्रूफ नहीं किया है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। देखो आईपीस के लिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, आईपीस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये होगा A', B', और ये जो है बेटा ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में कहीं लाई कर रहा है। और हमें पता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में कहीं लाई करता है, तो दैट केस इज नोन एज योर दिस केस, जहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने आपको 2 केस पढ़ाए थे ना, एक तो एडजस्टमेंट वाला केस जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे पर रखा होता था, तो हमारा मैग्नीफिकेशन D/F आता था। अभी यहाँ पे हमारा ये वाला केस है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं है, तो जो आईपीस के द्वारा मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 1+D/FE, 1+D/FE, राइट और रॉन्ग। तो वही तो मैंने किया यहाँ पे, मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस मैंने डायरेक्ट लिखा यहाँ से, क्योंकि इसको अभी ऊपर हम प्रूफ कर चुके थे ऑलरेडी, तो बार बार सेम चीज़ को क्या प्रूफ करें। तो आईपीस का मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 1+D/FE। अब नेट मैग्नीफिकेशन पावर कितना होगा इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन इनटू आईपीस का मैग्नीफिकेशन, क्योंकि हमारी इमेज 2 बार मैग्नीफाइड हुई है। पहला मैग्नीफाइड किसने किया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, दूसरी बार मैग्नीफाइड किसने किया, आईपीस ने। तो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन पावर कितना हो जाएगा, ओवरऑल मैग्नीफिकेशन पावर इसका हो जाएगा विच इज -v/u इंटू 1+D/FE। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलो, अब मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया। हाँ, 1-2 क्वेश्चन कर देंगे कंपाउंड पे, तो बिल्कुल करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, तभी आपको पता चलेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल जिस पे करवा रहा हूँ सॉल्व, तो बिल्कुल आप देखते जाएं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, तो देखो नेट मैग्नीफाइंग पावर हमें दिया हुआ है 30 का,
नेट मैग्नीफाइंग पावर कितना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 30 लेट्स से. If it is producing the final image at the near point of 25 सेंटीमीटर, और हमें ये भी बोला है कि वो फाइनल इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो हमारी फाइनल इमेज है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. फाइनल इमेज इज प्रोड्यूसिंग एट द नियर पॉइंट. नियर पॉइंट मतलब डी पे, और डी का वैल्यू होता है हमारा 25 सेंटीमीटर, विच इज द लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, राइट. देन व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होगा. अगर आपको आई पीस की फोकल लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, आई पीस का फोकल लेंथ हमें कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है फॉर्मूला बेस पे, ठीक है. अब हम सबको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो नेट मैग्निफिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है. नेट मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ठीक है. तो नेट मैग्निफिकेशन हमें 30 दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन पावर हमें फाइंड करना है, और आईपीस का मैग्निफिकेशन पावर हम निकाल सकते हैं 1 प्लस डी अपॉन एफ ई. क्या हमें डी पता है. यस. क्या हमें एफ ई पता है. यस. जल्दी से बताओ एमओ का वैल्यू क्या होगा. मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बच्चे छोड़ के आए थे. क्यों छोड़ के आए थे. क्योंकि उन्हें इक्वेशन नहीं पता था. इक्वेशन इसलिए नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी हार्ड लग गया, है ना. तो कंसेप्ट पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओ. तो जल्दी से बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. सबको निकालना है. कितना आ गया 5 आ गया, है ना. सबका 5 आ रहा होगा. Yes, 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस ने उस इमेज को 5 गुना मैग्नीफाई किया और आईपीस ने उसको 6 गुना मैग्नीफाई किया, और ओवरऑल कितना मैग्नीफाइड हो गया वो 30 टाइम्स. अब बताओ सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या हम ये अचीव कर पाते. इतना ज़्यादा मैग्निफिकेशन नहीं कर पाते, इसलिए हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को चुना. सिंपल माइक्रोस्कोप अगर हमारे पास होता तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना होता, सिर्फ 5 ही होता, क्योंकि उसमें आईपीस तो होता ही नहीं है, सिर्फ एक ही लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस. जो भी लेंस आप मानो, मतलब एक लेंस होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो उसका इमेज मैग्नीफाइड सिर्फ 5 टाइम्स ही हो पाता. लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने उस इमेज को 30 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकते. बात समझ आई आपको. तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ज्यादा से ज्यादा बड़ा इमेज आपको दिखाई देगा विथ मोर क्लैरिटी, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 2. A compound microscope is used to enlarge an object which is kept at a distance of 3 cm from its objective lens. तो जैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप डायग्राम बना लो, एक ऑब्जेक्टिव लेंस बना लो, एक आईपीस बना लो. अब क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ो, एकदम आराम से क्वेश्चन को रीड करो. जैसे कि इसमें बोला गया है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू एनलार्ज एन ऑब्जेक्ट which is kept at a distance of 3 cm from its objective lens. तो ऑब्जेक्टिव लेंस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्टिव लेंस पे एक, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहीं रखा गया है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर दूरी पे. और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है इज इक्वल टू
2 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, अच्छा 3 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और आई पीस का भी आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, सॉरी आई पीस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आई पीस का फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है कि इसका जो नेट मैग्निफिकेशन पावर होगा इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो कितना होगा। नेट मैग्निफिकेशन पावर इसका कितना होगा, क्या हम फाइंड कर सकते हैं? सिंपल सा सवाल है। 5 आ गया, चलो वेरी गुड, इसका आंसर 5 आ गया है। जिन जिन का 5 आ गया है, पिछले सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, पिछले क्वेश्चन का सही आंसर 5 ही है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है और दोनों के फोकल लेंथ भी दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का भी और आई पीस का भी, और हमें बोला गया है कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नेट मैग्निफिकेशन पावर कितना होगा। तो हम सबको पता है नेट मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आई पीस, राइट। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, -v/u, और आई पीस का क्या होता है 1 + d/fe, ठीक है। तो यहाँ से आप नेट मैग्निफिकेशन पावर निकाल सकते हो। क्या हमें u पता है? यस पता है। क्या हमें d पता है? d का वैल्यू कितना होता है 25 सेंटीमीटर। क्या हमें fe पता है? यस पता है। हमें v पता है? नहीं पता है। तो v हमें खाली फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से। तो v का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अप्लाई द लेंस फार्मूला फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आप लेंस फार्मूला अप्लाई करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। पहले v का वैल्यू फाइंड करो और फिर फाइंड करके बताओ नेट मैग्निफिकेशन कितना होगा। चलो सब लोग करो, सबको करना है सवाल, जल्दी से करो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। चलो कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन? मितेश सैनी ने निकाल दिया, -29/4। मेरे को नहीं पता, सबको निकालना है। क्वेश्चन मैंने ऐसे ही दिया है, रैंडम डेटा पे दिया है, तो आंसर आपको निकालना है। जल्दी से बताओ।
आ गया सबका आंसर? अगले क्वेश्चन पे चले फिर। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, उसको आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है। कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In a compound microscope which has an objective and eyepiece of focal length, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब भी बोलेंगे आपको दो लेंस बनानी है, वन इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, अनदर इज योर आई पीस। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 0.6 सेंटीमीटर एंड आई पीस का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन है, ऑब्जेक्टिव से लेके आई पीस तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है, विच इज 12 सेंटीमीटर। Then find the object distance for the final image to be produced at the near point. तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे? क्वेश्चन बड़ा बढ़िया से बड़ा, देखो ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, मतलब हमें यू फाइंड करना है। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे कि हमारा जो फाइनल इमेज है, जो फाइनल इमेज हमारा इधर कहीं बनता था, यहाँ पे जो हमारा फाइनल इमेज बनता था, उसका डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज का डिस्टेंस कितना है? डी के बराबर, इट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, ये हमें फाइंड करना। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस और नो? हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें हमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझ लो, सिंपल सा है। हमें दोनों ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है, हमें दोनों लेंस के बीच का गैप भी दिया हुआ है, और हमें बोला गया है कि कितने डिस्टेंस पे मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगा कि मेरी फाइनल इमेज विल बी फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, विच इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, फाइनल इमेज हमारी जो बन रही है वो 25 सेंटीमीटर पे बनेगी। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें u का वैल्यू क्योंकि फाइंड करना है, तो सबसे पहले u का वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे? हमें डेटा क्या क्या गिवन है पहले हम ये देखें। देखो, अगर मैं आई पीस की बात करूँ तो आई पीस के लिए मुझे क्या पता है? फोकल लेंथ पता है। आई पीस के लिए मुझे इमेज का डिस्टेंस भी पता है। तो यहाँ पे जो मेरी इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। देखो, एक इमेज मेरी यहाँ पे बनती थी और फिर ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम करती थी, और इसकी फाइनल इमेज यहाँ पे कहीं बनती थी इस तरीके से। क्या आपको मेरी बातें याद आ रही हैं? यहाँ पे कहीं इसका इंटरसेक्शन होता था, ये हमारी फाइनल इमेज बनती। यस, ये हमारा रे डायग्राम भी बन गया। तो अगर हम आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज, इंटरमीडिएट इमेज फ्रॉम द आई पीस। ठीक है, तो पहले हम ये निकालेंगे। जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा तो हमें इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। समझ आ रही बात? तो पहले हम आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/Fe इज इक्वल टू 1/B
माइनस 1/u। आई पीस के लिए हमारा फोकल लेंथ कितना है, 1/5, इट इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमें पता है देखो 25 सेंटीमीटर विथ साइन कन्वेंशन, माइनस 1/ue, दिस विल बी ue, डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस। आई पीस से हमें डिस्टेंस यहाँ से पता चल जाएगा, आई पीस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, यहाँ से आपको ue का वैल्यू पता चलेगा। मतलब ये क्वेश्चन में आपका मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/5 माइनस 1/25, ये कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस 25/6। ठीक है, सबका यही आ रहा है। अब जैसे ही हमें ue का वैल्यू पता चला, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस इंटरमीडिएट इमेज फ्रॉम द आई पीस, है ना, ue का डिस्टेंस हमें पता चल गया, तो क्या हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? ध्यान से देखो डायग्राम, डायग्राम देखो आप, हमें ue का वैल्यू पता चल गया, तो क्या हम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 माइनस 25/6, ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। मतलब हमें ऑब्जेक्ट से, जो ये वाले ऑब्जेक्ट की जो ये इमेज है, इसका डिस्टेंस हमें पता चल गया, इसका डिस्टेंस हमें पता चल गया, समझ आया, विच इज प्लस 47/6। अब हम लेंस का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए हमें v का वैल्यू पता चल गया, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ भी हमें पता है, ऑब्जेक्टिव के लिए u भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो वापस से आप लेंस फॉर्मूला लगाओगे, 1/f इज इक्वल टू 1/fo इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से हमें v का वैल्यू पता है, तो 1/0.6 इज इक्वल टू 1/47/6 माइनस 1/u। तो यहाँ से हमें u का वैल्यू पता चल जाए। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? यस और नो? सबको क्लियर हुआ ये पार्ट? तो ये बेसिक है, बेसिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यही है कि यहाँ पे दो लेंस यूज किए जाते हैं, वन इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अनदर इज योर आई पीस। और दोनों लेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, और दोनों के मैग्नीफिकेशन पावर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नेट मैग्नीफिकेशन पावर मिल जाता है। ठीक है, नेट मैग्नीफिकेशन पावर के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के मैग्नीफिकेशन पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इसका मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर फॉर दिस केस। इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना आएगा वो भी निकालो। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमें u का वैल्यू तो पता चल गया, और इसके बाद आप निकालोगे मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। सबको निकालना है, पहले u निकालोगे और फिर मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू निकालोगे।
यस आ गया। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा इसका? मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। दोनों का मैग्नीफाइंग पावर को मल्टीप्लाई करो। नेट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस into magnifying power of yes ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा? -b/u। आई पीस का मैग्नीफाइंग पावर 1 + d/। बस यहाँ से आपको नेट मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा। डी हमें पता है, एफ ई हमें पता है, वी पता चल गया, यू भी पता चल गया, सब कुछ तो पता चल गया। तो नेट मैग्नीफाइंग पावर हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। यस चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमारे देखो 2-3 डिवाइस और रह गए, उसके बाद आपका रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 डिवाइस आपके कौन कौन से रह गए मैं आपको बता देता हूँ। एक डिवाइस आपका रह गया टेलीस्कोप। 2 तरह के टेलीस्कोप हम पढ़ेंगे, वन इज योर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, अनदर इज योर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, 2 तरह के टेलीस्कोप हम पढ़ेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे योर नेक्स्ट चैप्टर इज योर वेव ऑप्टिक्स, जिसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वेटेज है। जितना वेटेज आपका रे ऑप्टिक्स का है, लगभग मिलता जुलता वेटेज आपका वेव ऑप्टिक्स का भी है। तो ऑप्टिक्स के दोनों ही पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो टेलीस्कोप हम कंप्लीट करते ही मॉर्निंग में टेलीस्कोप कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद कल की क्लास में ही टेलीस्कोप, मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक तो है नहीं, आधा घंटे के आसपास लगेगा, आधा पौना घंटा लग जाएगा। और टेलीस्कोप कंप्लीट करते ही फिर हम क्या कर लेंगे, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। और आप सबसे मेरे को हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पुराने जो भी मेरे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं रे ऑप्टिक्स में, उसका मैंने आपके साथ पीपीटी भी शेयर कर दिया है ग्रुप में, और वीडियो भी शेयर कर दी है। तो आप लोग पीपीटी की हेल्प से या वीडियो की हेल्प से अपने नोट्स सारे कंप्लीट करें, और एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9.1 से लेके, एनसीईआरटी के बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 9.1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 9.9, 10, 11 और 12 लगभग सभी कवर हो गए। ठीक है, 9.12 तक। ठीक है, सारे एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9.1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 9.12 तक, यहाँ तक के हमने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। और आज हमने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कवर कर दिया है। अब आपका लास्ट टॉपिक रहता है ये आपका टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज टाइम आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप नोट्स कंप्लीट कर लो, अदरवाइज इसके नोट्स रह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आगे। रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और नोट्स भी कंप्लीट होने चाहिए विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स। इतना काम आज आप कंप्लीट कर लेना, आज की डेट में ही कर लेना, क्योंकि कल मैं वेव ऑप्टिक्स शुरू कर दूंगा। वेट नहीं करने वाला रे ऑप्टिक्स के लिए। आप लोगों को आज का लास्ट डे मिल रहा है। जिनके नोट्स कंप्लीट नहीं है, जिनके न्यूमेरिकल्स नहीं हुए, वो सारे अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। आज की डेट में सारा काम पीछे का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।